जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्म बिल को लेकर के। शॉर्ट में हम समझेंगे थोड़ा सा कि ये फार्म बिल क्या है और जो मेन पॉइंट्स होंगे हमारे वो ये है कि ये प्रोटेस्ट आखिर स्टार्ट क्यों हुआ, क्या मेन रीजंस हैं इसके पीछे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि इस प्रोटेस्ट के कारण से जो इकोनॉमी को लॉस है वो कितना हो रहा है, जो इंडिया की ग्लोबल इमेज है वो कितना डैमेज हुआ है, और जीडीपी पे क्या इंपैक्ट है, कॉमन लोगों पे क्या इसका असर पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि क्या इसका कोई खालिस्तानी एंगल भी है। फाइनली इस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ट्वेंटी 7 सितंबर को जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक बिल पे अपना साइन किया और इसे कानून बना दिया, और उसके बाद से जो है ये किसानों का आंदोलन और बहुत ज्यादा तेज हो गया, और आज जो है इसका 5 महीना से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। ये सब हो रहा है इस 3 फार्म बिल के कारण। तो ये जो पहला लॉ है इसका नाम है प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। वैसे मोदी जी ने इसका नाम ये भी रखा है कि ये प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट बिल है। प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट, इस 2 वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये किसानों को जो है प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें एम्पावर करेगा, उन्हें और ज्यादा पावर देगा। पहले क्या होता था कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, कॉरपोरेट हाउसेस होते थे, वो किसानों के साथ परचेज करते थे। उनसे पोटैटोज खरीदना या अनियन खरीदना या ग्रेन सीरियल्स ये सब खरीदना, ये सब विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट होता था। इससे किसानों के साथ चीटिंग होती थी। तो ये जो प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट वर्ड आपने सुना, ये प्रोटेक्शन उसी चीटिंग से करने के लिए है कि अब जो है इस सर्विस के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनको किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन रहेगा क्लियरली कि आपको कितना फसल उगाना है हमारे लिए, हम इसका कितना प्राइस पे करेंगे, आपको इस टाइम तक आपको हमें ये सप्लाई कर देना है, एवरीथिंग। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी के हिसाब से, उसी में जो क्लॉज मेंशन रहते हैं उसी के हिसाब से आपको खेती करनी है। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, किसानों को समस्या क्या है इससे। समस्या यहां आती है फ्रेंड्स कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, इनके पास बहुत सारे लीगल एंगल्स होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड, इनका अपना एक ग्रुप होता है वकीलों का, वो सब ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं मिलकर के। और जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो सब उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको उतना एंगल्स लीगल में क्या होता है ये सब कुछ पता नहीं होता, और इस वजह से उनका ये डर है कि जो ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं उनको इस लीगल एंगल में फंसा लेगी और फिर इससे वो लोग कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। मोदी जी का कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, आप लोग सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। और किसानों का कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इतने सारे क्लॉजेस होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी जो हमें पता नहीं चलेगी और हमें इन्वेस्टर्स के इशारों पर नाचना होगा। इस लॉ का ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जिस वजह से किसान ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो कानून है वो ये कहता है कि मैं किसानों को आजादी दूंगा, उन्हें पूरा फ्रीडम दूंगा कि वो अपना जो क्रॉप्स है, जो भी उनका खेती से मिलता है, फसल उगता है, वो उस चीज को पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर के सेल कर सकते हैं। पहले भी ये होता था लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं हुआ था। पहले जो है, जो ये एमएसपी है, एमएसपी आप सबको बता दूं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो गवर्नमेंट जो है किसानों से पहले कह देती है कि आपका जो ये फसल है ये हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, इससे नीचे प्राइस मार्केट में होगा तो भी हम आपको इतना ही प्राइस देंगे। तो जो ये एपीएमसी होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे बाजार समिति भी कहा जाता है कई राज्यों में, और ये ज्यादातर जो है पंजाब और यूपी के कुछ वेस्टर्न हिस्से, हरियाणा, यही सब देखने को मिलता है। एपीएमसी पूरे देश में है भी नहीं। तो एपीएमसी के अंदर अगर आप अपना फसल सेल करते हैं तो आपको एमएसपी प्राइस मिलेगा, आप एमएसपी के अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर उसके बाहर जाकर के आप बेचते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है एमएसपी नहीं देगी, फिर जो मार्केट में प्राइस होगा उसी हिसाब से आपको बेनिफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने आपको फ्रीडम दे दिया है, अब जो है आप जा सकते हो, बाहर भी जाकर के सेल कर सकते हो। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट ने जब ये फ्रीडम नहीं दिया था तब भी ओनली 6 to 7% फार्मर्स ऐसे थे जो एपीएमसी में सेल करते थे, बाकी जो ये 94-95% फार्मर्स हैं वो बाहर जाकर के ही सेल कर देते अपने क्रॉप्स को। तो मोदी जी का इसके पीछे जो मेन टारगेट है वो ये है कि किसानों को आजादी मिलेगी और वो बाहर जाकर के खुलेआम सेल कर सकेंगे, हमारा भी कानून उस पे है,
उनको गवर्नमेंट का भी हेल्प रहेगा, हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं रहेगी, तो उनका जो है इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जितना भी बिल का तमाशा हो रहा है, ये जो बिल अचानक से लाया गया है, ये उसी वजह से लाया गया है कि 2022 तक मोदी जी को अपना टारगेट कंप्लीट करना है कि किसानों का इनकम हमें डबल करके देना है। सो राकेश टिकैत जो है, जो लीडर हैं इस प्रोटेस्ट का, उनका मैं यही कहना है कि एमएसपी पे कोई भी कानून बना हुआ नहीं है, तो हमारे ये डर है कि गवर्नमेंट जो है वो कल को हो सकता है धीरे धीरे एमएसपी भी खत्म कर दे, कोई अचानक से ऐसा कानून लाए और एमएसपी से हम बाहर हो जाए। फिर जो ये गरीब किसान है उन लोगों का क्या होगा? तो अगर शॉर्ट में कहूं तो इस बिल के कारण ही सारा बवाल है, ये जो मेन हो रहा है प्रोटेस्ट सब कुछ। किसानों का कहना है कि एमएसपी पे कोई कानून बनाओ अच्छे से और हमें एक श्योरिटी दो कि एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगा। वैसे मोदी जी ये बात रिसेंटली जो है अपने स्पीच में कह चुके हैं राज्यसभा में कि एमएसपी था, है और हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी शायद किसानों को उनकी बातों पे भरोसा नहीं है। जो ये तीसरा लॉ है, ये है एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड। और आपको बता दूं कि ये नया नहीं बना है, इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये कानून पहले से ही था। इसमें एक्चुअली होता यह है कि जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी आपके और हमारे डेली लाइफ में आने वाले बहुत ही जरूरी चीज हैं, उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। इसका प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सप्लाई, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इस लॉ के जरिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे गवर्नमेंट ने जो है एसेंशियल लिस्ट के गुड्स से बाहर निकाल दिया है, और उसको अब गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। इससे क्या है कि एक मेन प्रॉब्लम ये अभी आ रहा है सामने कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच फार्मर्स हैं और जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सबके पास वेयर हाउस है, गोदाम है अपना अपना बड़ा बड़ा, जहां पे वो लोग फसल को जमा करके रख सकते हैं। इसे होर्डिंग बोलते हैं। और ये जमाखोरी अगर हम कर लेंगे तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तब वो लोग इस चीज को ला करके सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन ये फायदा किसानों को, जो खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के किसान है, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास उतना स्पेस नहीं होता है, उनके पास बड़े बड़े गोडाउन्स नहीं होते हैं कि जहां पे वो चीजों को रख सकें और जब प्राइस बढ़े तब उसको सेल करें। तो इस कानून से लोगों को खुली छूट मिल जाएगी कि आप चीजों को जमा करके रख सकते हैं। जो एसेंशियल गुड्स है उससे भी आप जमा करके रख सकते हैं, जैसे पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ऑयल हुए, ये सारी चीजों को आप जमा करके रख सकते हैं, और जब प्राइस बढ़े तब सेल कीजिए। तो मोदी जी का ये कहना है कि ये जो छूट हमने दी है, ये सिर्फ सेलर्स जो दूसरे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये फार्मर्स के लिए भी है। लेकिन फार्मर्स को यही प्रॉब्लम है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास गोडाउन है ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो हम कहां रखेंगे इस चीज को। तो इस बिल का जो है डायरेक्टली हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बिल का फायदा जो है, जो बड़े रिच और फार्मर्स हैं और जो बड़े प्रमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ही फायदा होगा इसका, और इससे परेशानी आम जनता को भी होगी। इसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा है कि जब भी ये एसेंशियल गुड्स का या किसी भी गुड्स का जो है प्राइस 50% और 100% से ऊपर जाएगा, तब हम उस सामान को एसेंशियल लिस्ट के अंदर ला देंगे और फिर जो है हम उसे कंट्रोल करेंगे। और दूसरा इसका क्लॉज ये है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई वॉर चल रहा है, कोई इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है कंट्री में, तब जो है आप ये होर्डिंग नहीं कर सकते हो, तब आप चीजों को जमा करके नहीं रख सकते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तब आपको नॉर्मल प्राइस पे बेचना होगा, और तब अगर आप ये काम करते हो तो ये इलीगल होगा। लेकिन जब कंडीशन नॉर्मल है, सब कुछ कंट्री में सही से चल रहा है, तब आप चीजों को जमा करके रख सकते हो, उसे जमा करो, और जब उसका प्राइस बढ़ जाए तब उसे आप बेचो। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लूप होल है, और सच में इससे किसानों को बहुत ही तकलीफ होने वाली है। तो ये कानून थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे भी। तो ये 3 मेन कानून है जिसको लेकर के किसान और मोदी जी आमने सामने बैठे हैं। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि ये जो प्रोटेस्ट आपने देखा होगा टीवी पे, या अगर वहां जाकर के भी आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इसमें जो सरदार हैं, जो ये सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के फार्मर्स हैं हमारे, वो ज्यादा इसमें अपीयर हो रहे हैं। ये ज्यादातर जो है कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन्हीं सब एरिया। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में वैसे नहीं फैला है, जो ऊपरी एरिया है इंडिया का, उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जो है, जो एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे सबसे ज्यादा जो है पैडी और वीट, यानी कि धान और गेहूं खरीदा जाता है, और धान और गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन्हीं सब राज्यों में उगाया जाता है। और जैसा कि दूसरे वाले फार्म बिल में मैंने बताया आपको कि जो मेन टेंशन है वो एमएसपी को लेकर के ही है। गवर्नमेंट बोल रही है एमएसपी रहेगा, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं हो रहा। तो ये जो एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा है ना, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन्हीं सब एरिया में रहने वाले किसानों को होता है, और इसीलिए उनका ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे
तो आज सरकार ये कानून लेकर के आई है, कल को एमएसपी पे फेरबदल करके कोई और कानून लेकर के आ जाएगी और हमारा एमएसपी धीरे धीरे चला जाएगा और वहां पे रहने वाले बहुत सारे किसान इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली ऐसे सब किसान वहां पे ज़्यादा दिख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। अब इस प्रोटेस्ट के कारण किसानों का फायदा होगा या नुकसान, ये कहना फॉर द टाइम बीइंग ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो इस प्रोटेस्ट के कारण कंट्री को जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को डेली एक अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएं तो 3500 करोड़ जी 3500 करोड़ का नुकसान जो है डेली हो रहा है इस प्रोटेस्ट के कारण। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण जो थर्ड क्वार्टर में नुकसान हुआ है वो 70,000 करोड़ का फिगर है। एक मोदी जी ने योजना चलाई है पीएम किसान योजना, जिसे किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। इसके तहत जो है एक साल में सभी किसानों को 6-6 हजार रुपया उनके अकाउंट में 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। उसके लिए इस साल जो है टोटल 75,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किया है और थर्ड क्वार्टर का जो हमारा नुकसान है वो अकेला 70,000 करोड़ का है। और किसान सम्मान निधि के बारे में एक फैक्ट आपको बता दूं कि 2018 के दिसंबर में मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया था और उसके पहले साल इसका बेनिफिट सिर्फ 25% किसानों को ही मिला। तो गवर्नमेंट जो है वो किसानों के लिए स्कीम्स स्टार्ट तो करती है, उनके लिए अलग अलग तरह के स्टेप्स तो लेती है, लेकिन वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है और उसका बेनिफिट जो है सभी किसानों तक पहुंचता नहीं है। तो सरकार को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए और इसको एग्जीक्यूट कैसे करें अच्छे से और सभी किसानों को इसका लाभ कैसे मिले, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आंदोलन जो है पिछले 5 महीने से चल रहा है, अब उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तो अगर हम एक अनुमान लगाएं, एक रफ फिगर कैलकुलेट करें तो ये 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हमारी इकोनॉमी को अब तक हो चुका है। और हमारा इस बार का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ तक का है और ये 5 लाख करोड़ जो है समवेयर 12 to 14% तक आ जाता है। हमारे बजट का ऑलरेडी जो है 12 to 14% नुकसान हो चुका है इस फार्म प्रोटेस्ट के कारण। अब देखते हैं कि जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है इस आंदोलन का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो इकोनॉमी है हमारी, फिलहाल ऐसे ही ये नेगेटिव में चल रही थी कोविड-19 के कारण। अभी कोरोना से जो है इकोनॉमी संभली भी नहीं थी कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और ये हमारे इकोनॉमी को और ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो मोर देन 15% हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर सप्लाई पे इसका बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव पड़ा है और इस वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट के कारण बैंकिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीजों पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है और ये सब चीजें डिस्टर्ब हो गई है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन है इंडिया का, मोर देन हाफ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और इस वजह से जो है कई लोगों का जॉब अटका हुआ है, कई लोगों का काम अभी बंद पड़ा हुआ है और खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ऐसे सब राज्यों की इकोनॉमी जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। इस प्रोटेस्ट के कारण ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज कैसे डैमेज हुई है। जो हमारी इमेज है बाहर के देशों में वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर के जब ये बात ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई तो इंडिया की इमेज को बहुत ही ख़राब प्रभाव हुआ है। किसी भी कंट्री का जो इमेज है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कितनी सक्सेसफुली उस कंट्री को रन कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन टूर्स पे जा चुके हैं, पहले भी कई सारी कंट्रीज के साथ बायलैटरल टाइज हुए हैं हमारे। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट के कारण जब ये न्यूज़ सभी देशों में जाती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे भी पड़ता है। जो कंट्री का एक रिस्पेक्ट होता है, जो एक पोजीशन होता है, उस पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता है। हमारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में ऑलरेडी हम 2 स्टेप नीचे आ गए हैं, 51 से 53rd प्लेस पे हम आ गए हैं। और इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का फायदा उठाते हुए जो अक्रॉस द ग्लोब जो ये खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, किसान आंदोलन को अपना एक रास्ता बनाते हुए इंडिया को इंटरनली और डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। कई सारे ऐसे फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं जो ट्वीट्स करते रहते हैं इस बारे में, जो ये मानते ही नहीं है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें पंजाबी फार्मर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं यहाँ पे, और इसीलिए खालिस्तानी सपोर्टर्स को इसमें आना काफ़ी ईजी वे लग रहा है।
पहले ये खालिस्तान क्या, ये थोड़ा सा इस बारे में हम जान लेते हैं। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये 1940-50 के टाइम पे जो है ये स्टार्ट हुआ था। 70-80s के टाइम पे इसे पॉपुलैरिटी मिली थी। उस टाइम पे कुछ ऐसे सिख मिलिटेंट्स थे जो ये चाहते थे कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे इन लोगों को एक अलग से लैंड दिया जाए और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, जिसका नाम ये लोग खालिस्तान रखते और इनका अपना एक सिखों का अलग स्टेट होता। और इस मूवमेंट का जो मेन लीडर था वो था जर्नैल सिंह, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए 1984 में मार दिया गया था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है खालिस्तानी मूवमेंट को खत्म करने के लिए किया गया था। इंदिरा गांधी उस टाइम पे इंडिया की पीएम थी। लेकिन अभी भी जो है ये खालिस्तान के सपोर्टर्स इंडिया में और अक्रॉस द ग्लोब अभी भी ये लोग मौजूद हैं। लंदन, कनाडा, यूएसए, यूके, इन सब जगह कहीं ना कहीं इनके सपोर्टर्स हैं और इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन भी खोल रखा है। और जब भी इन्हें मौका मिलता है इंडिया के इंटरनल मैटर्स में बोलने का, ये बोलते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है किसी चीज का इंडिया में तो। और ये अपना जो है खालिस्तानी मूवमेंट आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं जो शायद कभी इंडिया आए भी नहीं और इंडिया के बारे में इनको ABCD कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी खालिस्तानियों के सपोर्ट से खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं और कुछ फाइनेंशियल गेन की वजह से जो ये इंडिया के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं। जो ये किसानों का आंदोलन था ये कहीं ना कहीं डिरेल होता जा रहा है अगर यूं ही ये खालिस्तानी सपोर्टर्स इसके अंदर आते रहे तो। हद तो तब हो गई जब एक पॉर्न स्टार ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया ट्वीट करके। फिर एक छोटी सी बच्ची जो तकरीबन 18-19 साल की एक टीनेजर है, जिसे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही ये फार्म लॉ के बारे में कुछ जानती है, यहाँ पे किसान कैसे रहते हैं, क्या परिस्थिति है उनकी, गवर्नमेंट के साथ उनका कैसा रिलेशन है और कंट्री में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं वो लोग, इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन ये खालिस्तानी सपोर्टर्स की मदद से इसने ट्विटर पे एक जो है डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था और उस डॉक्यूमेंट में बाकायदा ये बताया था इसने किस तरह से इस प्रोटेस्ट को और आगे ले जा सकते हैं और इस प्रोटेस्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि आपको कब क्या करना है इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए। एक लिंक शेयर किया था, उस लिंक के थ्रू जो है आप इसे देख सकते थे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। और इवेंचुअली इस लिंक का कनेक्शन जो है एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से निकला जो कि खालिस्तान मूवमेंट को अभी भी सपोर्ट करता है। अब जो है फाइनली हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रोटेस्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो ऑलरेडी जो है 11 मीटिंग्स हो चुकी है गवर्नमेंट और फार्मर के जो लीडर्स हैं उन सब के बीच में, लेकिन कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं निकला है। हमारे इकोनॉमी को डेली जो है 3500 करोड़ का लॉस हो रहा है। ऑलरेडी क्वार्टर थर्ड में हम 70,000 करोड़ का लॉस देख चुके हैं और अभी तक का अगर टोटल हिसाब किताब लगाया जाए तो मोर देन 5 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है हमारा। तो जल्दी से ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना बहुत ही जरूरी हो गया है अभी। स्पेशली जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इन सब स्टेट्स के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है अपने डेली के जॉब पे जाने में, ऑफिस जाने में, ट्रांसपोर्टेशन ठप हुआ है। ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शाहीन बाग की तरह ही ये किसान आंदोलन भी एक सरदर्द बन के रह गया है। लेकिन शाहीन बाग में बैठी हुई आंटियों को तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जाना पड़ा था, वो आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा और उसका एक सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट और फार्मर्स को जो है सही से मीटिंग करनी चाहिए और दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह से डिमांड होता है, कुछ डिमांड जो है फार्मर्स के हैं, कुछ डिमांड जो है गवर्नमेंट के हैं, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस बात को मानना चाहिए और एक एग्रीमेंट करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके भी कुछ कुछ डिमांड कंप्लीट हो जाएंगे और संसद के द्वारा पास की गई इस कानून की भी इज्जत रह जाएगी। किसी भी फील्ड में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए कभी ना कभी हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ती ही है और अगर 2022 तक फार्मर्स का इनकम डबल करना है तो हमें इस फार्म लॉ को भी एक एक्सपेरिमेंट मोड पे रखना पड़ेगा। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इस फार्म लॉ को जो है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें इसे एक प्रोबेशन पीरियड में ला करके रखना चाहिए और फिर उस अकॉर्डिंगली एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उस पूरे रिपोर्ट के आधार पे गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए। क्या इस कानून को एबॉलिश करना होगा या इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसी में किसानों की भी भलाई है और सरकार का जो ये नीति है, जो उनका ये टारगेट है कि 2022 तक हमें फार्मर्स का जो है इनकम डबल करना है, वो भी पूरे होने के चांसेस रहेंगे। और इस प्रोटेस्ट का फिलहाल एक यही सॉल्यूशन दिख रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।